हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अणु संख्यक गुणधर्म का जो तीसरा पॉइंट है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और वो तीसरा पॉइंट है हिमांक अवनमन। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, ठीक है। अवनमन का अर्थ मैंने आपको बताया था कि कमी होता है। ठीक है, मतलब ये है डिप्रेसेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम इसको सीखेंगे, समझेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे क्या होता है हिमांक अवनमन। ठीक है, आप देखिए इस पॉइंट को। ठीक है, तो हिमांक क्या होता है? हिमांक किसी पदार्थ का वह ताप है जिस पर कि उस पदार्थ की ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं, या वो पदार्थ ठोस और द्रव के साम्य अवस्था में होता है, वो उसका हिमांक कहलाता है। ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ पे बात करें ऐसे बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो क्या है कि हिमांक किसी द्रव का या किसी पदार्थ का वह दाब है जिस पर कि ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर होता है। हम उस ताप को, उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। ठीक है, सामने देखें अब हिमांक होता क्या है। सामने देखिए, ये है शुद्ध विलायक। किसी शुद्ध विलायक में, ये शुद्ध विलायक है, तो अब आपको पता है बेटा कि शुद्ध विलायक है तो ये वाष्पशील होगा, और वाष्पशील होगा तो ये वाष्प उत्पन्न करेगा, मतलब डिप्रेसेंट जमेगा। कब जमेगा? कब? उच्च ताप पर, है ना। मतलब इसका क्या, जमाने के लिए इसका क्या होगा, टेम्परेचर फिक्स होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैंने इसमें अवाष्पशील, ये है विलायक, मैं इसको बता देता हूं पहले आपको, ये है शुद्ध विलायक, और मैंने इसमें मिलाया अवाष्पशील विलय। अब मैंने इसमें जब अवाष्पशील विलय मिलाया तो सपोज कीजिए कि जो पदार्थ हमारे पास यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता था, 0 डिग्री का मतलब आप जानते हो बेटा सब 273 केल्विन ताप पर, अब क्या होगा, ये अवाष्पशील पदार्थ मिलाते ही ये और जल्दी जम जाएगा। सपोज कीजिए ये जम गया 270 केल्विन पर, तो एक पदार्थ जो 273 पे जमता था अब वो 270 पे जमने लग गया, तो क्या हुआ, कम हो गया ना हिमांक। हिमांक क्या है, हम टेम्परेचर से लिख लेते हैं। ठीक है, तो हिमांक में जो ये कमी आती है उसे हम बोलते हैं हिमांक अवनमन। अब लैंग्वेज सुन लीजिए, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक में इस कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। ठीक है, और इसका हिमांक बढ़ाने के लिए हमें विलायक को अधिक ताप देना पड़ेगा। ठीक है, या हमें अधिक गर्म करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो हम इसे बोलते हैं हिमांक अवनमन। ठीक है, अब हिमांक अवनमन को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए अब हम यहाँ पे एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ को भी आप समझना, ठीक है ना, आप जितना अच्छा समझोगे, ठीक है, उतना ही हम यहाँ पे बात करते जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, ग्राफ है यहाँ पर, ये ए, बी और सी। यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए से लेके बी तक यहाँ पे है ठोस विलायक का ग्राफ है। ठीक है, और बी से लेके सी तक ये है द्रव विलायक का ग्राफ है। तो मैं कह सकता हूं कि बी बिंदु पर जो ग्राफ है ये साम्य अवस्था होगी। बी बिंदु पर क्या होगा बेटा, ये साम्य पे होगा, साम्य अवस्था में होगा। ये 0, ये x और y। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है शुद्ध विलायक का। ठीक है, समझ लेना बड़े आराम से। और ये दूसरा जो ग्राफ है, ये दूसरा जो ग्राफ है ये है विलयन का। ठीक है, और यहां पर जो मैं सीधी रेखा खींचता हूं एक वायुमंडलीय दाब पर, जो इसके हिमांक बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, यहां पे हम लेते हैं वाष्प दाब और यहां लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो उपरोक्त ग्राफ ए बी सी में बी बिंदु पर ठोस व द्रव विलायक साम्य अवस्था में होते हैं। ठीक है, और यहां से ताप अक्ष की ओर लंबवत रेखा खींचने पर ये TF0 व TF क्रमशः विलायक, है ना, विलायक वो विलयन के हिमांक होते हैं। तो यहां पर ये जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं डेल्टा TF। डेल्टा TF बराबर TF0 TF। ठीक है, इस डेल्टा TF को हम बोलते हैं
हिमांक अवनमन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हिमांक अवनमन बोलते हैं, डेल्टा टीएफ को। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखिए, अब हम बात करते हैं, देखिए आप इसको समझिए, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है ये। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, थोड़ी सी और बात जोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, अब देखिए हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि हिमांक अवनमन भी क्वथनांक उन्नयन के समान ही एक अणु संख्या गुणधर्म है। ठीक है, अर्थात हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो हिमांक अवनमन है ये विलयन की मोललता के समानुपाती होता है या मोललता पर निर्भर करता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, डेल्टा टी एफ समानुपाती स्मॉल एम हम मोललता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। के एफ को हम बोलते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या बोलते हैं बेटा, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कांस्टेंट। ठीक है, अवनमन स्थिरांक। अच्छा हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, मोललता बराबर क्या होता है, मोललता का फॉर्मूला आपने देखा है, WB इंटू WA और ये 1000 होता है। WA बराबर हम यहां लिखेंगे, WA बराबर है ना विलेय का द्रव्यमान या भार, विलेय का द्रव्यमान होता है बेटा। MA बराबर होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान, या हम इसको अणुभार भी लिखते हैं बेटा, है ना। और WA बराबर होता है विलायक का भार, हम इसे क्या लिखते हैं, विलायक का भार भी लिखते हैं। ठीक है, तो जब ये तीनों ही चीजें हमारे पास है तो अब हम इसको यहां से मिटा देते हैं बोर्ड के अनुसार। ठीक है, और अब हम यहां पे मान रखते हैं। ठीक है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला है मेरे पास हिमांक अवनमन निकालने का। अच्छा अब हम यहाँ पे MB मैंने लिखा विलेय का अणुभार, तो यहां लिख देता हूं मैं, MB बराबर क्या होगा बेटा, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। उपरोक्त सूत्र से यह पता चलता है कि विलयन का हिमांक अवनमन विलेय के मोलर द्रव्यमान या अणुभार पर निर्भर करता है, अतः यह एक अणु संख्या गुणधर्म है जो कि विलेय के मोलर द्रव्यमान या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। बात समझ आ रही है आपको। ठीक है, निर्भर करता है, इसलिए हम इसे एक अणु संख्या गुणधर्म की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे MB MA वगैरह क्या है, ये सब कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा जी, अब देखिए इसको KF को हम ऊष्मा गति की समीकरण द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो KF का ऊष्मा गति की समीकरण, ये कभी भी पूछ लेते तो आपको यहाँ पे ये याद रखना होता है, ये MAT²FR। ठीक है, इंटू 1000 डेल्टा H फ्यूजन अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन मतलब होता है गलन की ऊष्मा। आप सब जानते हो यहाँ R बराबर होता है बेटा गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक है। ठीक है, और डेल्टा H बराबर है फ्यूज मतलब गलन की ऊष्मा को दर्शाया गया है। ठीक है, ये हिमांक अवनमन है। मैं इसको एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि 4 अणु संख्या गुणधर्म में से कोई सा भी एक अणु संख्या गुणधर्म कभी भी किसी भी ईयर में आ सकता है, मतलब आता भी है इससे, या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर आता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है और मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूं अपने ही शब्दों में। ठीक है बेटा, अब आ जाइए वापस से सामने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं हिमांक अवनमन की, है ना। तो हिमांक अवनमन क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना होता है कि अवनमन का अर्थ होता है कमी।
ठीक है। तो पहले हम हिमांक की बात करते हैं। हिमांक क्या है? हिमांक वह ताप जिस पर किसी भी पदार्थ ठोस और द्रव्य साम्य अवस्था में होती है, उसे हम कहते हैं उस पदार्थ का या उस विलयन का हिमांक। ठीक है। या किसी द्रव्य के अंदर ठोस और द्रव्य का जो दोनों का वाष्प दाब होता है वो बराबर होता है, एक समान होता है, अगर हम वाष्प दाब के फॉर्म में इसको बोले तो। ठीक है। चलो जी, ये लाइन मैंने आपको पहले समझा दी। अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है। अब इसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में पहले लिखते हैं। सुनो ध्यान से, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, अब देखो विलायक है, वाष्पशील है तो वो उसकी वाष्प बनेगी, वाष्प बनेगी तो मतलब क्वथनांक ज्यादा होगा, क्वथनांक ज्यादा होगा तो एक निश्चित तापमान पे जमेगा या फिर उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब उसको जमाने के लिए टेम्परेचर जो है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। लेकिन जब हम उसमें अवाष्पशील विलेय डाल देंगे तो अवाष्पशील विलेय डालने पर क्या होगा? परत बन जाएगी, परत बन जाएगी तो जल्दी जम जाएगा, जल्दी फ्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो किसी अवाष्पशील विलायक में किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय डालने पर विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक में इस कमी को हिमांक अवनमन कहा जाता है या विलयन का हिमांक अवनमन कहा जाता है। ठीक है साहब। फिर हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं छोटा सा, ये देख लीजिए। अब मैं थोड़ा सा ये 0 x y यहाँ लेते हैं अपन वाष्प दाब, यहाँ लेते हैं टेम्परेचर। ओके। और एक ये ग्राफ बनाते हैं अपन इस प्रकार से। ये जो ग्राफ है बेटा ये है शुद्ध विलायक का, और ये जो ग्राफ है ये है हमारे पास विलयन का। इसके 3 पॉइंट है A B C, और इसका ये E और D पॉइंट दे देते हैं। यहाँ से एक वायुमंडलीय दाब पर सीधी रेखा खींचते हैं जो यहाँ ठोस अवस्था पे आता है, और यहाँ से ताप अक्ष की ओर जो रेखा खींचेंगे ये TF0। ठीक है। ये है विलायक का हिमांक और ये है TF जो है विलयन का हिमांक। ठीक है। तो यहाँ पे अंतर निकाल लेते हैं। डेल्टा TF बराबर TF0 माइनस TF। TF क्या है बेटा? शुद्ध विलायक का हिमांक, और TF क्या है? विलयन का हिमांक, और ये दोनों का अंतर जो है हिमांक का अवनमन। अब हमें पता है कि हिमांक अवनमन और वाष्प दाब दोनों क्या होंगे? समानुपाती होंगे, क्योंकि अगर वाष्प दाब बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वाष्प दाब कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, इस कारण से। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं कि क्वथनांक उन्नयन के समान, क्योंकि वो भी टेम्परेचर और प्रेशर से ही रिलेटेड है। क्वथनांक उन्नयन के समान हिमांक अवनमन भी एक अणु संख्यक गुणधर्म है जो विलयन की मोललता पर निर्भर करता है, अर्थात डेल्टा TF समानुपाती हम यहाँ मोललता लिख देते हैं। तो हम मोललता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रखेंगे, और एक कांस्टेंट है KF जिसको हिमांक अवनमन नियतांक या स्थिरांक कहा जाता है। मोललता हम पहले पढ़ चुके हैं। मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार इंटू 1000, जो कि WA अपॉन MA इंटू W और ऊपर 1000 है आपके सामने साफ साफ। ठीक है बेटा। अब WA बराबर विलेय का द्रव्यमान, MA बराबर विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, और WA बराबर है विलायक का भार। ठीक है। अब इन तीनों चीजों को हम उठा के इधर रख देते हैं बेटा। ये लो जी, हम इन तीनों चीजों को इस तरह से रख देते हैं। डेल्टा TF इक्वस टू, ठीक है, ये KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। MB क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान है, और MB बराबर हम लिख देते हैं KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। इससे स्पष्ट होता है, हमारे सामने ये चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है, कि यहाँ पे हिमांक अवनमन विलेय के मोलर द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसलिए ये एक अणु संख्यक गुणधर्म है। इट इज क्लियर। चलो जी, अब हम चौथे और इम्पोर्टेंट की बात करते हैं, जहां से आगे के क्वेश्चंस बनते हैं या दैनिक जीवन वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो है 4th नंबर का हमारा, जिसे हम बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब पढ़ने से पहले मैं आपको विसरण समझा देता हूं। विसरण क्या होता है? डिफ्यूजन। आप विसरण जानते हो सब, कि पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। ठीक है, ये सीधी सादी इसकी परिभाषा है। अब बात करेंगे परासरण की। फिर
बात करूंगा परासरण दाब की। तो पहले मैं परासरण की बात कर लेता हूं और फिर उसके बाद बात करूंगा परासरण दाब की। तो परासरण होता क्या है, सामने देखिए। विलायक के अणु, यहाँ विलेय और विलायक बोलते हैं। विलायक की सांद्रता कम होती है, विलेय की सांद्रता ज़्यादा होती है, मान लीजिए आप। तो ये आप ये समझ लीजिए, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। वापस से सुनना, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारी ये सामर चर्म भी हो सकती है, हमारी स्किन भी होती है, छानने का काम करती है। इसमें पोर का साइज फिक्स होता है, या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की भी बनी होती है, सेलफोन की भी बनी होती है लेबोरेटरी में। तो ये एक प्रकार क्या होती है, झिल्ली होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो जिसमें छिद्रों का आकार फिक्स होता है। उसी के आधार पर हम इसको यूज में लेते हैं। तो मैं वो वापस आपको समझा देता हूँ कि परासरण क्या है। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। देखो विसरण क्यों बताया मैंने, विसरण इसका उल्टा है, अधिक से कम की ओर, और यहाँ पे क्या है, कम से अधिक की ओर, ठीक है। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परासरण कहलाता है, ठीक है। और परासरण के अंदर क्या होता है कि ये अणु जाते रहते हैं और एक निश्चित सीमा के बाद झिल्ली पर दाब अप्लाई करते हैं। जहां पे परासरण रुक जाता है, मतलब रुकता हुआ दिखता है लेकिन रुकता नहीं है, तो जो अणु जाते हैं वो अणु उस झिल्ली के ऊपर दाब डालते हैं, और उस द्रव स्थितिक दाब को या साम्य अवस्था की उस दाब को हम यहाँ परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं कुछ दैनिक जीवन की घटनाओं के बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, कोई जानवर मर जाता है पानी में तो वो स्वतः ही फूल जाता है ना, कुछ समय के पश्चात, ठीक है। हम जब भी चने भिगोते हैं वगैरह तो वो सवेरे स्वेलअप हो जाते हैं, बादाम, चने वगैरह, दाल वगैरह, है ना, हम जो यूज़ में लेते हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं, फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। जब हम घरों में सब काम करते हैं हम, ठीक है, तो कपड़े धोते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो यहाँ पे हाथों में झुर्रियाँ पड़ जाती है, वो सब क्या, ये सारी की सारी चीज़ें परासरण से संबंधित है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर कि आम का अचार बनाने से पहले उसको नमक के घोल में क्यों रखा जाता है, उसका कारण क्या है, ठीक है। ये ज्ञान बोध वाले प्रश्न है जो बोर्ड में कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो उन सारी, एक चीज़ हो रही है कि करेले को बनाते समय उसको ऊपर नमक क्यों लपेटा जाता है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास परासरण से या परासरण दाब से मिलता है, जो कि आपको यहाँ समझना है, ठीक है। तो परासरण फिर मैं समझाता हूँ, परासरण दाब, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक जार है और इस जार के नीचे यहाँ लगा हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, और इसके अंदर हमने अधिक सांद्रता वाला विलयन भर दिया है जिसे हम बोलते हैं शर्करा विलयन, ठीक है, जिसकी सांद्रता ज़्यादा है। और इसको मैंने रख दिया है जल से भरे हुए बीकर में। ये जो है ये जल से भरा हुआ बीकर है भाई, ठीक है। और यहाँ पे हम ये लग देते हैं जल से भरा हुआ बीकर, यहाँ पे इसका स्थान है, ये फिक्स कर देते हैं साहब कि साहब ये यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। और ये जल है, तो आपको पता है कि जल की सांद्रता कम है, ठीक है। ये है जल जो यहाँ पे विलायक है, ठीक है। और ये है शर्करा विलयन, ठीक है, शर्करा विलयन। और ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या हम इसे बोलते हैं बेटा अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, ओके। अब क्या होगा, मैंने ये शर्करा से भरा हुआ जो बीकर है या पात्र है वो जल से भरे हुए पात्र में रख दिया और यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया। अब क्या होगा, परासरण की घटना होगी। क्या होगी कि ये देखो विलायक के अणु या जल के अणुओं का कम सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता की ओर गमन होगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, जल के अणु जाते जाएंगे, स्तर क्या होगा, ऊपर उठेगा, है ना। कब तक उठेगा, एक सीमा आ जाएगी जब यहाँ अणुओं की सांद्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। और ज्यादा हो जाएगी तो यही अणु इस झिल्ली पर दाब लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और संतुलन की अवस्था आ जाएगी। तो साम्य अवस्था पर, सुनना मेरी बात को, साम्य अवस्था पर, ठीक है, विलायक के अणुओं का
अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है, हाइपोथेटिक प्रेशर बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि साहब ये कितनी ऊंचाई पर चढ़ा है ना, इसका घनत्व कितना है ना, और डेंसिटी कितना है, गुरुत्वाकर्षण, तो हम यहाँ लिख देते हैं पाई बराबर HdG, ठीक है। H द्रव स्तंभ की ऊंचाई, D द्रव का घनत्व और G गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको परासरण समझाया, परासरण दाब समझाया, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम बात करेंगे आप लोग।